सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आचार्य चंद्रपाल सिंह प्रस्तुत हूँ आज एक नए विषय को लेकर के। और मित्रों, मेरा पूरा यकीन है कि जो ज्योतिष विषय पर मैं अपना विचार आगे आपके सामने रखूँगा वीडियो के माध्यम से, वह विचार अन्य ज्योतिषाचार्यों के द्वारा आपसे साझा नहीं किया गया होगा, किसी भी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से साझा नहीं किया गया होगा, ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी वीडियो देखे हैं यूट्यूब आदि पर चलते हुए, अन्य विद्वान ज्योतिषाचार्यों के वीडियो वगैरह मैंने भी देखे हैं, परंतु विशेष विषय और बात जो है वो ये है कि आमतौर पर जो भी विद्वान ज्योतिषाचार्य अपनी वीडियो आदि यूट्यूब पे या फेसबुक आदि पे डालते हैं, वह 12 राशियों के बारे में बात करते हैं, 9 ग्रहों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से 7 पिंड नक्षत्र और 2 छाया ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, 12 कुंडली के भावों की बात करते हैं। परंतु एक विशेष बात है जिसका जिक्र कोई भी ज्योतिषाचार्य को मैंने करते हुए नहीं देखा, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि वो 12 राशियों का जैसे जिक्र करते हैं क्रम से, एक पहले नंबर की राशि जैसे मेष है, दूसरे नंबर की राशि वृषभ है, तीसरे नंबर की राशि जो है वो मिथुन है, इसके विषय में बातचीत करते हैं। परंतु एक जो खास विषय है वो ये है कि सभी विद्वान ज्योतिषाचार्यों को सिर्फ इसी विषय पे मैंने बात करते हुए सुना, उनकी वीडियो आदि देखी, ज्योतिष विद्या का प्रसार करते हुए मैंने केवल यही विषय देखा कि वो सिर्फ राशियों के बारे में बात करते हैं। मेष राशि का स्त्री कैसी होगी, मेष राशि का पुरुष कैसा होगा, यह बात ज़्यादातर किसी को मैंने करते हुए देखा ही नहीं। तो मैं आपके सामने ये एक नया विषय लेकर के आने का प्रयास करूँगा, जिसमें मैं जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के पुरुष के किस प्रकार के लक्षण होते हैं यह बताऊंगा, किस प्रकार से उनकी मानसिकता होती है, किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार के कार्य वो करते हैं, किस प्रकार के फील्ड में वो जा सकते हैं, यह सभी चीज़ें मैं आपको साझा करूँगा। और मेष राशि की स्त्रियाँ किस प्रकार की मानसिकता की होती हैं, किस प्रकार की गतिविधियां वाली होती हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर मेष राशि का इफेक्ट पड़ता है, किस फील्ड से वो जुड़ सकती हैं, किस कामों को करके वो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आदि के विषय में मैं आपको जानकारियां दूंगा। और मेरी दी हुई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष आश्चर्य, मित्रों ध्यान रखिएगा कि मैंने जो अपने चैनल का नामकरण किया है ज्योतिष आश्चर्य, तो उसमें मैं आपको ऐसी ही जानकारियां प्रदान करूंगा जिसके विषय में आज तक किसी भी ज्योतिषाचार्य के द्वारा गणना या विचारण नहीं किया गया होगा। भाई आम विचारण जो है कुंडली विवेचना और फलादेश करना, लेकिन कोई ग्रह किस समय किस प्रकार से अपने फलित करेगा हर कुंडली में, जैसे मान लीजिए देखिए एक विचार बता देता हूँ मैं नया। ज़्यादातर सभी ज्योतिष विद्वान जो है वो किसी भी घटना के घटित होने का समय विंशोत्तरी महादशा के टूल से प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को किस प्रकार से किसी ग्रह के फल मिलेंगे यह विंशोत्तरी महादशा के माध्यम से प्राप्त करने की योजना रहती है, और उसी पर लोग उसी को विंशोत्तरी महादशा को ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। परंतु याद रखिए कि विंशोत्तरी महादशा, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर शादीशुदा नहीं है, मतलब किसी की शादी मान लीजिए कि लंबे अरसे तक नहीं हुई, लोग को आने हैं, शादी ही नहीं हो रही है, या मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या जिन कुछ ऐसे हैं जो नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे हैं, कारोबार है सही से नहीं चला पा रहे हैं, या काम नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें
तो ये क्या है कि विंशोत्तरी महादशा इन चीज़ों को कभी भी नकारती नहीं है। यानी विंशोत्तरी महादशा में अगर आपका प्रश्न है कि मेरा व्यापार या मेरा विवाह कब होगा, तो सप्तमेश की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आदि को देख करके ये डिसीजन लिया जाएगा कि साहब आपकी शादी तो फलाने टाइम में हो जाएगी। परंतु वह डिसीजन जो विंशोत्तरी महादशा के अनुसार लिया गया हो किसी भी इवेंट के संबंध में, यह जरूरी नहीं है कि वह संबंध उस समय घटित ही हो जाए। मतलब कहने का मेरा ये है कि विंशोत्तरी महादशा एक प्रॉपर एक टूल है, यानी वो क्रम से हर घटनाक्रम के संबंध को बताता चलता है कि ये मान लीजिए 7वें भाव की अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी सप्तमेश की, तो उसमें शादी होने का इवेंट बता देगा। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें इनका गणना इस प्रकार से काम करती है कि भाई ग्रह अगर मौजूद है तो वो ये कहते हैं कि साहब इसमें शादी हो सकेगी या व्यापार हो जाएगा, जो भी। परंतु यदि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं तो आपको शादी बिना हुए ही जाने कितने सांसारिक भवसागर में जाने कितने स्त्री और पुरुष हैं जो शादीशुदा है ही नहीं, मतलब शादी हुई ही नहीं है। जबकि विंशोत्तरी महादशा कभी भी ये नहीं कहती कि शादी नहीं होगी, वो कहती है कि शादी हो जाएगी। या बोले संतानहीन जो स्त्री पुरुष हैं जो बिना ही संतानों को प्राप्त किए चले गए या हैं, जीवन जी रहे हैं, कभी भी विंशोत्तरी महादशा कोई ना कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इस बात को कहती है कि साहब शादी के बाद संतान भी प्राप्त होगी। परंतु यह देखा जाना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वाकई में संतान प्राप्त होगी। यह कुंडली में स्थित ग्रहों से मालूम पड़ता है। महादशा काम करती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि महादशा अपना प्रभाव नहीं देती है, मगर सिर्फ वैसा ही प्रभाव देगी जैसा कि आपको लग रहा है, यह जरूरी नहीं। और ध्यान रखने वाली बात एक और भी होती है, वो ये जो किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, कोई भी ज्योतिष विद्वान ने इस बारे में नहीं कहा होगा कि देखिए विंशोत्तरी महादशा में अधिकतम 5 ग्रहों की, मतलब जैसे महादशा, फिर अंतर्दशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा। महादशा वर्षों की होती है और प्रत्यंतर दशा वर्षों में 1-2 वर्षों में काम कर सकती है। प्रत्यंतर दशा महीनों की होती है। सूक्ष्म दशा भी महीनों की होती है लेकिन दिन घट जाते हैं उसमें। और जो सूक्ष्म दशा होती है वो दिनों की होती है, जैसे नहीं हफ्तावार, 15 दिन, 10 दिन ऐसे करती है। तो ये क्रम है 5 दशाओं का। तो इसमें ध्यान रखने वाली जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुंडली को 9 ग्रह नियंत्रित करते हैं और विंशोत्तरी महादशा का अधिकतम फलादेश 5 ग्रहों पे आधारित बोला जाता है। यानी कि 5 ग्रहों में ज़्यादातर एक ग्रह डबल हो ही जाता है, यानी कि कोई ना कोई ग्रह ऐसा होगा जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्राण दशा में रिपीट हो जाएगा। तो 4 रह गए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि महादशा आदि में अगर 4 ग्रहों की ही गणना निकल रही है तो 5 ग्रह जो शेष रह गए कुंडली के, जो विंशोत्तरी महादशा में नहीं आ रहे हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने काम नहीं करेंगे, वो तो अपने काम करेंगे। उनके काम महादशा में फिर दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए गोचर के महत्व को और कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट को गणना किया जाना बहुत ज़रूरी है कि उनका भाव क्या है, उनकी राशि कहाँ है, उनके प्लेसमेंट क्या है, किस नक्षत्र में है, किस चरण में, ये महीन गणनाएं है, इनको किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों मैं जो है अपने नए विषय पर आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के प्रस्तुत करूंगा जिनका मुख्य उद्देश्य आपके ज्ञान को बढ़ाना है। अगर आपको शायद मैं कुछ नया ज्ञान ज्योतिष के संबंध में दे सकूं, भाई देखिए आप अनेक ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से आपको ज्ञान तो प्राप्त है ही है, शायद हो सकता है कि मैं आपको ज्योतिष के संबंध में कुछ नई बातें जानकारी में दे सकूं, कुछ नए तथ्य आपके सामने रख सकूं, तो शायद आपकी ज्योतिष गणना और ज़्यादा महीन और सटीक हो जाए। तो मित्रों मैं अगली वीडियो की तैयारी करूंगा और आपको मेष राशि या किसी भी अन्य राशि के स्त्री कैसे होंगे, पुरुष कैसे होंगे, किस किस प्रकार के इवेंट उनके जीवन में गुजर सकेंगे, किन फील्ड में वो सक्रिय होंगे तो लाभ मिलेगा आदि के विषय में और मैं आपको
चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। क्रम से ये करूँगा क्योंकि ध्यान रखिए एक राशि की एक वीडियो बनाने में, मैंने मान लीजिए मैं मेष राशि की वीडियो बना रहा हूँ, स्त्री की अलग पुरुष की अलग, तो ध्यान रखिए कि एक राशि की गणना को व्यक्त करने के लिए मुझे अलग अलग 2 वीडियो चाहिएगी, यानी एक पुरुष के विषय में होगी वीडियो और एक होगी महिला के विषय में। तो ऐसे करके मैं क्रम से आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको मेरे विषय में इंटरेस्ट आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शुभचिंतकों को या जो लोग भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हों, कुछ नया जानने के विषय में, ज्योतिष शास्त्र के विषय में कुछ नया जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने एक नए विषय में, ज्योतिष के एक नए विषय में, मैं हर बार एक नया ही विषय लूँगा, ऐसा विषय कोशिश करके लूँगा जो आप लोगों के सामने कभी आया ना हो। तो मित्रों नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।